असलकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस लेक्चर में हम अपने वीक 6 का स्टार्ट करने जा रहे हैं इस न्यूट्रिशनल इंटर्नशिप जर्नी में। और इस वीक में हम मेनली जीआईटी डिसऑर्डर्स को समझेंगे। उन पर हमारा फोकस रहेगा। ये वो कंडीशंस हैं जो आपको एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगी। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो आपका जीआईटी ट्रैक है वो एक एंट्री गेट है फॉर न्यूट्रिशन के लिए। और लेक्चर नंबर 1 में हम मेनली जीआईटी ओवरव्यू लेंगे कि इसके क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से जीआईटी ट्रैक में चीज़ें हो रही होती हैं, और जो डिजीज़ कॉमनली डेवलप होती हैं जीआईटी ट्रैक रिलेटेड उनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जीआईटी ट्रैक आपके लिए एक एंट्री गेट होता है फॉर न्यूट्रिशन के लिए। अगर डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाए तो पूरी बॉडी जो है उसकी वजह से सफ़र करती है, और एट द एंड क्या होता है, बॉडी में मॉल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और समटाइम्स डिफरेंट सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज हम एक पैथोफिजियोलॉजिकली फाउंडेशन बिल्ड करेंगे 3 मेजर जीआईटी डिसऑर्डर्स के लिए। अब कौन से जीआईटी डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस करने हैं, तो उसमें नंबर 1 पर आ जाता है जेड, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, जो कि कॉमन डिजीज़ है और मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो इससे सफ़र कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एंड द नंबर थर्ड इज़ आईबीडी विच इज़ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आईबीएस एंड आईबीडी क्या डिफरेंट हैं। तो जी हाँ, आईबीएस एंड आईबीडी आर टू डिफरेंट कंडीशंस, और ये डिफरेंट तरह से डेवलप होती हैं। उनका डिफरेंट इफेक्टेड एरियाज होते हैं आपकी बॉडी में। तो ये भी आप क्लियर कर लें कि जो आईबीएस एंड आईबीडी है ये तो टू डिफरेंट कंडीशंस हैं, और इंशाल्लाह इनको हम इन डिटेल देखेंगे कि इन दोनों की पैथोफिजियोलॉजी क्या है और दोनों को ट्रीट करने के लिए आर्मेंटी किस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए। ये एक फाउंडेशन आपको अगले लेक्चर्स में हेल्प आउट करेगी जब हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनरल फंक्शंस ऑफ द जीआईटी ट्रैक से। डिजीज़ समझने से पहले नॉर्मल फंक्शन ज़रूर याद कर लें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी का अगर कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम की आपकी बॉडी में क्या रोल है, या कोई कोई ऑर्गन है तो किन किन फंक्शंस में अपना रोल प्ले करता है। तो अगर हम जीआईटी ट्रैक की बात करें तो आपके फूड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं, उन सारे न्यूट्रिएंट्स का जो मैकेनिकल और एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन है जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं, वो जीआईटी ट्रैक में होती है। ठीक है, सेकंड, अब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट्स की वो भी जीआईटी ट्रैक में हो रही होती है। आपकी न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड वाटर्स का ब्लड में ट्रांसफर जो है वो जीआईटी ट्रैक के थ्रू ही होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो जीआईटी ट्रैक में एक बैरियर फंक्शन के तौर पर भी रोल प्ले होता है। इसमें जो मिकोजा है या टाइट जंक्शंस है वो पैथोजेंस को इंटर करने से रोकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आपका जो गट माइक्रोबायोटा है उसमें ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स मौजूद होते हैं, बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो फर्मेंटेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, विटामिन के एंड विटामिन बी 12 की सिंथेसिस बॉडी में करवा रहे होते हैं। इसके अलावा शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोडक्शन होती है उनकी हेल्प आउट से, और ये सारी चीज़ें मिलकर इम्यूनो मॉड्यूलेशन करते हैं, इम्यूनिटी को रेगुलेट करवाती हैं। तो अगर हम ओवरऑल इन समराइजिंग वे में देखें तो आपको जीआईटी ट्रैक है वो आपके फूड्स की डाइजेशन भी करवाता है, अब्जॉर्प्शन भी करवाता है, एज अ बैरियर फंक्शन भी वर्क करता है, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन की सिंथेसिस में भी एक रोल प्ले करता है। एंड द लास्ट रोल इज हार्मोनल रोल। डिफरेंट हार्मोन्स लाइक ग्रेलिन, जीएलपी 1 एंड सीसीके जो हैं उन सब हार्मोन्स को जो है ये रेगुलेट करते हैं। आपकी हार्मोन्स इंपॉर्टेंटली रोल प्ले कर रहे हैं हंगर, साइटी एंड मोर्टालिटी में। तो इनका भी डायरेक्ट रोल होता है आपके जीआईटी ट्रैक के साथ। ये जीआईटी ट्रैक जो इन हार्मोन्स को रेगुलेट करा रहा होता है, इनकी प्रोडक्शन में, इनके बैलेंस में हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर डिसफंक्शनिंग हो जाए, लाइक रिफ्लक्स का मसला हो जाए, डिसमोबिलिटी का इशू हो जाए, या इवन जीआईटी ट्रैक में इन्फ्लेमेशन हो जाए, माइक्रोबायोटा इम्बैलेंस हो जाए, तो ये सारी चीज़ें एट द एंड क्या करती हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स की मॉल एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाती है, इम्यूनिटी इश्यूज कॉज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और सिस्टमेटिक डिजीजेज जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो ओवरऑल जीआईटी ट्रैक जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपकी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में रोल प्ले करने के लिए। अब बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की कि जर्ड की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये एक्चुअल में है क्या, इसके बिहाइंड क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये डिजीज डेवलप होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्ड जो है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज एक क्रॉनिक कंडीशन है जहाँ आपका जो गैस्ट्रिक एसिड है और कंटेंट्स हैं वो एसोफेगस में वापस रिफ्लेक्स करते हैं। अब क्यों वापस रिफ्लेक्स करते हैं? ड्यू टू वीकेंड और रिलैक्स जो है लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर की वजह से।
अब ये एलईएस जो है वो क्यों वीक या रिलैक्स होता है, या उसके वीक और रिलैक्स होने का ऐसा क्या इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ये वापस रिफ्लेक्स होता है, तो उस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलईएस जो इनकॉम्पिटेंस है, जो उसकी रिलैक्सेशन है, वो क्यों होती है? एलईएस नॉर्मली हाई प्रेशर मेंटेन करता है आपकी बॉडी में और रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करने के लिए। और जड़ में क्या होता है, ये अब नॉर्मलिटी आ जाती है, उसमें रिलैक्सेशन आ जाती है, और ये रिलैक्सेशन ड्यू टू डिफरेंट फूड ट्रिगर्स की वजह से होती है। इसमें फैटी फूड्स अगर आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, कैफ़ीन इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, चॉकलेट का इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है एलईएस को रिलैक्स करवाती हैं। और उसकी रिलैक्सेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि आपका जो एसिड कंटेंट है, जो डिफरेंट अदर कॉन्टैक्ट्स हैं, वो एसोफेगस में वापस रिफ्लेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड थिंग क्या होती है, जब आपका इंटर एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो इसके रिजल्ट में भी ये इश्यू हो जाता है। अब ये प्रेशर किन केसेस में बिल्ड होता है या इंक्रीज़ होता है, तो ओबेसिटी, प्रेगनेंसी और एसाइटिस जैसी कंडीशन में जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो अपर पुश होते हैं। नेचुरली वो अपर पुश होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिजीज़ से बचना चाहते हैं, तो एक तो आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ध्यान रखना है कि आप किस तरह का फूड्स इनटेक कर रहे हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो आपने अपने वेट को मेंटेन करने की तरफ ध्यान देना है, ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो डेवलप ना हो। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, गैस्ट्रिक एम्पटिंग अगर डिलेड हो रही है, आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब फूड स्टमक को ज़्यादा तक दरकत रुकता है, तो रिफ्लक्स के जो चांसेस है वो ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग हाइटल हर्निया है, कि स्टमक का जो अपर थोरेसिक कैविटी में आ जाती है, के पार्ट जो है थोरेसिक कैविटी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एलईएस जो है वो इम्पेयरमेंट हो जाती है। तो अब मैकेनिज्म ओवरऑल अगर मैं आपको दोबारा से समझाने की ट्राई करूँ, तो जर्ड डिजीज़ कब डेवलप होती है या किस रीज़न की वजह से डेवलप होती है, तो इसमें फर्स्ट चीज़ है एलईएस की इनकॉम्पिटेंस हो जाना, डिफरेंट फूड ट्रिगर्स की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का बिल्डअप हो जाना, और अगर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो रही है और हाइटल हर्निया का मसला है, तो इन सारे केसेस में एट द एंड ऑफ क्या होता है, जो जर्ड है वो डेवलप होता है। आपका जो गैस्ट्रिक एसिड्स हैं वो वापस एसोफेगस की तरफ रिफ्लक्स या पुश होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आफ्टर पैथोफिजियोलॉजी अगर हम मज़ीद बात करें, तो ये जो गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है, इसके क्या सिम्पटम्स हैं, या अगर नॉर्मल स्टमक की बात करें और जड़ स्टमक की बात करें, तो आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जब आपका स्टमक हेल्दी होता है, तो वहाँ पर जो स्फिंक्टर मसल्स हैं वो एक इस तरह से टाइट रहते हैं कि वो जो एसिड है वो वापस रिफ्लक्स ना कर सके, या स्टमक में मौजूद जो कंटेंट है वो वापस एसोफेगस की तरफ मूव ना कर सके। लेकिन जर्ड केस में क्या होता है, ये मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, और ये जो कंटेंट है वो वापस अपवर्ड जो है मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब कुछ सिम्पटम्स की बात कर लेते हैं, जिससे हमें आइडिया होता है कि हमें ये कंडीशन डेवलप हो रही है। तो फर्स्ट थिंग, हार्ट बर्न, बर्निंग सेंसेशन, पेन, एसिड रिगर्जिटेशन, या डिस्फिगियर की कंडीशन की स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, या क्रॉनिक कफ, अस्थमा, और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट करती हैं जर्ड की कंडीशन को। अब अगर जर्ड को टाइमली ट्रीट ना किया जाए, तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन सकती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो ये एसोफेगाइटिस मीन्स के ये म्यूकोज़ल इन्फ्लेमेशन कॉज़ करवा सकती है आपके एसोफेगस में, या ये स्कार टिश्यूज़ जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो, जिसकी वजह से आपका जो एसोफेगस है उसमें नैरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, या इसमें ब्रेटिस एसोफेगस का प्रॉब्लम कॉज़ हो जाता है, या फिर इसमें एसोफेगल एड्रोसीमिया का रिस्क इंक्रीज होता है, मतलब कि एसोफेगल कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं। और समटाइम्स आप में रिस्पायरेटरी इश्यूज और इवन डेंटल डिके के प्रॉब्लम्स भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, अगर जड़ के प्रॉब्लम को टाइमली ट्रीट ना किया जाए। ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई ओबेसिटी वर्सन जड़, कि ओबेसिटी इस प्रॉब्लम को वर्स क्यों करती है? वर्स इसलिए करती है कि जब आपका एब्डोमिनल प्रेशर बिल्ड होता है, तो उसके केस में क्या होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट जो है अपर की साइड पर पुश होना स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट वीक एलईएस। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ओबेसिटी जो है आपका इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर बिल्ड करवाती है, उसके प्रेशर बिल्ड होने की वजह से आपका जो एसिडिक कंटेंट है वो अपवर्ड पुश होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया जड़। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि ये जड़ की कंडीशन है, किस तरह से डेवलप होती है, या इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, या क्या सिम्पटम्स हैं जो इसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। अब बात कर लेते हैं आईबीएस की पैथोफिजियोलॉजी की। तो आईबीएस एक फंक्शनल जीआईटी डिसऑर्डर है,
मतलब कि इसमें स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी आपको नहीं मिलती, ठीक है? एंडोस्कोपी पर अगर हम इसको देखें तो कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी नज़र नहीं आएगी, लेकिन पेशेंट को रियल और डिस्ट्रेस्टिंग जो सिम्पटम्स हैं, वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम सिम्पटम्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, अल्टर्ड बाउल मूवमेंट्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या दोनों ही अल्टरनेटिंग और म्यूकस इन स्टूल। ये सारी सिम्पटम्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये किस तरह से वर्क करती हैं चीज़ें, तो फर्स्ट थिंग इज ब्रेन गट एक्सिस डिसफंक्शनिंग। इसका इम्पोर्टेंट कॉज है कि आपका जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो अबनॉर्मल सिग्नलिंग है वो एग्जैजरेट करती हैं प्रेजेंस को इस चीज़ की, ठीक है। सेकेंड थिंग इज विजुअल हाइपर सेंसिटिविटी, लाइक जो स्ट्रेस रिसेप्टर्स हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हालांकि गैस भी स्वेयर पेन में जैसा ही लगता है आपको कि अगर आपको गैस फीलिंग भी है तो आपको उस केस में भी साथ स्वेयर पेन हो रही होती है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अल्टर्ड गट मोबिलिटी। अगर गट की मोबिलिटी किसी भी रीज़न की वजह से अल्टर्ड हो गई है तो उससे भी अगर मोबिलिटी टू फास्ट हो गई है तो डायरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, अगर टू स्लो है तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। डिफरेंट फूड ट्रिगर्स होते हैं, स्पेशली जो फूड मैप्स फूड हैं वो गैस और इस तरह के इश्यूज जो है वो नॉर्मली कॉज करवाते हैं। तो यहाँ पर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि क्या कॉजेज हैं जो इसको प्रॉब्लम को डेवलप करवाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज गट ब्रेन एक्सिस की डिसफंक्शनिंग हो जाना, next thing is visual hypersensitivity, and the third thing is altered gut mobility कि अगर गट मोबिलिटी टू फास्ट है तो डायरिया होता है डेवलप, और अगर टू स्लो है तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन जो है वो अपेयर हो सकती है। लेकिन समटाइम्स आपके डिफरेंट फूड ट्रिगर्स लाइक फूड मैप्स जितने भी हैं वो इस कंडीशन को डेवलप करवा सकते हैं। गट माइक्रोबायोटा डिसबायोसिस, लाइक डाइवर्सिटी कम हो गई है या आपके कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज जो हैं उनकी रेशियो अप एंड डाउन हो गई है तो उससे भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो सेरोटोनिन सिग्नलिंग को अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से मोर्टालिटी और पेन परसेप्शन जो है वो वर्स हो जाती है, ठीक है। तो आईबीएस कभी कभी ब्लीडिंग, अल्सर या कैंसर नहीं करता, लेकिन सिम्टम्स दूसरी सीरियस डिजीजेज जैसे लग सकते हैं, इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आईबीएस एक इतनी सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समटाइम्स आपको इस तरह के सिम्टम्स अपेयर होते हैं कि ये और बहुत सारी कंडीशंस को इंडिकेट करते हैं, इसलिए टाइमली ये आइडेंटिफाई या ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में बॉडी में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आईबीएस का भी थोड़ा-सा क्लियर एक रोड मैप मिल गया होगा, आइडिया होगा कि ये डिज़ीज़ किस तरह से डेवलप होती है। अब बात कर लेते हैं आईबीडी की कि आईबीएस से आईबीडी कितना डिफरेंट है और ये डिज़ीज़ किस तरह से डेवलप होती है। तो आईबीडी एक ग्रुप है क्रोनिक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स का, कि एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो कि आपके बॉडी में एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स की रीज़न बनता है, ठीक है। इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक क्रॉन्स डिजीज़ एंड एक अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन डिजीज़ में क्या होता है, माउथ से सांस तक किसी भी पार्ट को ये चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है। क्या होता है कि आपको जो सारा जीआईटी ट्रैक है वो आपके मुँह से लेकर एनस तक किसी भी पार्ट को इफ़ेक्ट वो कर सकता है। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब क्रॉन डिजीज में क्या होता है कि आपका जो सारा जीआईटी ट्रैक है माउथ से लेकर इवन एनस तक कोई भी पार्ट इफेक्ट हो सकता है। इसमें आपके डिफरेंट इन्फ्लेमेशंस डेवलप हो सकती हैं, डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, ये कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन है जो रेक्टम से स्टार्ट होती है और कोलन तक ही लिमिटेड रहती है, ठीक है। इसमें ये नहीं होता है कि आपकी पूरी बॉडी इफेक्टेड हो, इसमें सिर्फ आपका जो रेक्टम से स्टार्ट होगा और जस्ट कोलन पर ये चीज़ जो है वो एंड हो जाती है। अब मैकेनिज्म को समझ लेते हैं या इसकी कॉजेज को हम समझ लेते हैं कि इसके बिहाइंड क्या पैथोफिजियोलॉजी है। तो फर्स्ट चीज़, अगर इम्यून डिसरेगुलेशन, जब इम्यून डिसरेगुलेशन होती है टी सेल्स की ओवर एक्टिवेशन के रिजल्ट में क्या होता है, साइटोकाइन स्ट्रॉम होता है और उसके रिजल्ट में म्यूकोजल डैमेज होता है, एंड एट द एंड क्या होता है, अल्सर्स डेवलप होते हैं और ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो इम्यून डिसरेगुलेशन जो है वो आईबीडी कॉज करवा सकती है। जेनेटिक्स समटाइम्स क्रॉन डिजीज से लिंक करते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स
like smoking, Western diet, infections, and antibiotics also are important reason of development of the IBD एंड द बैरियर डिसफंक्शनिंग कि आपको लीकी गट का मसला है, बैक्टीरियल मिकोजा, बैक्टीरिया जो है मिकोजा क्रॉस करते हैं और उसके रिजल्ट में क्या होता है, इम्यून अटैक जो है वो वर्स होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें ग्रुप ऑफ द ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं और मेनली टू टाइप्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये डिफरेंस है कि क्रॉन डिजीज आपके माउथ से एनस तक किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो जस्ट रेक्टम से कोलन तक लिमिटेड रहती है, ठीक है। और ओवरऑल रीजन की हमने बात की तो इसमें इम्यून डिसरेगुलेशन, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स और बैरियल डिसफंक्शनिंग जो है वो लीड करते हैं आईबीडी की तरफ। अब कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि आईबीडी के क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ब्लडी डायरिया, severe abdominal pain, urgency, fatigue, fever, and malnutrition like vitamin B12, D, कैल्शियम एंड आयरन की डेफिशिएंसी। उसके अलावा चिल्ड्रन में प्रॉपर ग्रोथ ना होना, ग्रोथ फेलियर। तो ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं आईबीडी की प्रेजेंस को। और यहाँ पे क्लियरली आपको आइडिया हो गया कि आईबीएस जो है इतना एक सीवियर इशू नहीं है, उसके सिम्टम्स भी बहुत माइनर से होते हैं और समटाइम्स उस सिम्टम्स में भी आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, इसलिए उसकी टाइमली आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होती है। और आईबीडी क्या है, आईबीडी एक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप को इंडिकेट करता है, जिसमें मेनली टू डिजीजेज हैं, इसमें क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। और उनमें भी डिफरेंस है कि जो क्रॉन्स डिजीज है वो माउथ से एनस तक किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकती है और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो जस्ट रेक्टम से कोलन तक लिमिटेड होता है, ठीक है। और कॉमन सिम्टम्स में यही डिफरेंस है कि इसमें ब्लडी डायरिया, अब्डोमिनल पेन, फटीग, फीवर, मॉलन्यूट्रिशन, इस तरह की चीज़ें जो है अगर अपेयर हो रही हैं तो ये आप में आईबीडी की प्रेजेंस को इंडिकेट करती हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अगर आईबीडी को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कॉज करवा सकता है। जैसे कि हमने आईबीएस की बात की कि उसमें म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसमें कैंसर्स एट द एंड हो सकते हैं। तो इसमें भी आईबीडी में क्या होता है, एक तो अगर उसको टाइमली क्रॉन्स डिजीज़ को ट्रीट ना किया जाए तो ये स्ट्रक्चर्स, फिस्टुलास और ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है, ठीक है। एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, मेगाकोलन टॉक्सिसिटी हो सकती है। और समटाइम्स क्या होता है कि अगर ये दोनों डिजीजेज हैं और इनको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया, क्रॉन्स भी अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस, एनीमिया जैसी डिजीजेज डेवलप होने के चांसेस होते हैं। समटाइम्स प्रोटीन कैलोरी malnutrition भी हो जाती है। तो ये ऐसी डिजीजेज हैं जिनको टाइमली मॉनिटर करना, उनके डायग्नोसिस को डिफरेंशिएट करना और उनका ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज ये आपको कैंसर्स की तरफ लेकर जा सकती हैं। तो जिस समराइज करते हैं इसको कि किस तरह से ये वर्क करती हैं चीज़ें या इसके पीछे क्या बिहाइंड मैकेनिज्म, जस्ट समराइज करेंगे तो जीआई ट्रैक आपकी डाइजेशन को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, सिस्टमेटिक हेल्थ के लिए एक क्रूशियल चीज़ है। और जो जड़ है इसमें क्या होता है कि आपके जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर है उसमें वीकनेस हो जाती है, प्लस एसिड रिफ्लक्स होता है और अल्टीमेटली इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये बेरेट्स और कैंसर इसको इंक्रीज करवा देते हैं। आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन गट एक्सिस डिसफंक्शनिंग होती है, मोर्टेलिटी चेंजेस हो जाते हैं या हाइपर सेंसिटिविटी इसकी रीज़न होती है। आईबीडी एक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन है जो कि सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कॉज करवा सकती है। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जीआईटी ट्रैक किस तरह से वर्क करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन को मैं अगेन समराइज करूँ तो ये डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, आपके बॉडी में एज अ बैरियर, डिफरेंट हार्मोनल रोल में एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। और ओवरऑल इसमें हमने 3 मेन डिजीज़ को डिस्कस किया है, इसमें जर्ड को डिस्कस किया है, आईबीएस को किया है, आईबीडी को किया, और यहाँ पे ये भी हमने क्लियरली देखा है कि जो आईबीएस एंड आईबीडी दे आर टू डिफरेंट डिजीजेज एंड टू आर डिफरेंट कंडीशंस। आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, आईबीडी एक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। और इन दोनों में भी बहुत डिफरेंस है और सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिनको अगर टाइम में ट्रीट ना करें तो एट द एंड ये हमें कैंसर्स की तरफ लेके जाती हैं। तो इनके लिए प्रॉपर केयर, प्रॉपर एमएनटी की ज़रूरत होती है और बीइंग अ डाइटिशियन आपको ये जो जीआईटी ट्रैक रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो इस चीज़ की कंप्लेन कर रहे होते हैं, इवन बाकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के साथ-साथ। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। जब आपको एक चीज़ की पैथोफिज़ियोलॉजी अंडरस्टैंड हो जाती है कि पीछे क्या वर्क हो रहा है, किस तरह से प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है, या आपको उसकी ओवरऑल
फंक्शनिंग ऑर्गन सिस्टम्स की समझ में आ जाती है, या किसी भी सिस्टम की फंक्शनिंग समझ में आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे लिए उसके अकॉर्डिंगली डाइट प्लान डिज़ाइन करना बहुत मैटर करता है। तो इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे कि जो हमारे गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिज़ीज़ है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, इन दोनों डिसऑर्डर्स के लिए या इन दोनों डिजीज़ेज़ के लिए एमएनडी किस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए, कौन से फूड्स का इंटेक हम लिमिट करवाएँगे, कौन से फूड्स का इंटेक जो है वो अलाउ होता है इन कंडीशंस में, और क्या न्यूट्रिशन गोल्स होने चाहिए एज़ अ डायटीशियन जब हम ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने जा रहे होते हैं। तो आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। अगर बाकी कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे सिंपल चैट भी कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि आपकी इस कन्फ्यूज़न को दूर करूँ।